गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आज हम चैप्टर 5 के कृषि मौसम विज्ञान से मौसम पूर्वानुमान के बारे में पढ़ेंगे। और यदि आपको समझ में आता है तो कमेंट करके बताइए, और नहीं यदि समझ में आता है तो आप कमेंट करिए कि सर हमको समझ में नहीं आया तो मैं दूसरी विधि है जो अलग मेथड है उससे समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मौसम पूर्वानुमान की परिभाषा लिखने के लिए मैंने एक सिंपल सा समीकरण के रूप में बताया है कि इसको यदि समीकरण याद कर लिया जाए तो इसकी परिभाषा आसानी से हम लिख सकते हैं। जैसे आने वाले समय में मौसम का वर्तमान समय में अनुमान लगाना मौसम पूर्वानुमान कहलाता है। बस आप ये समीकरण अवश्य याद रखिए। इस समीकरण को देख करके आप लिख सकते हैं परिभाषा को। अब बात करेंगे अपन मौसम पूर्वानुमान कितने प्रकार का होता है। ये तो आपकी परिभाषा के लिए है। अब इसके प्रकार कितने हैं तो उसके बारे में लिखने के लिए आपको 3 प्रकार का होता है। मौसम पूर्वानुमान 3 प्रकार का होता है। तो जो पहला है वो अल्प अवधि पूर्वानुमान, यानी अल्प अवधि नाम से ही पता चल रहा है कि कम अवधि का है। अल्प अवधि पूर्वानुमान। दूसरा आपका है मध्यम अवधि पूर्वानुमान, और जो लास्ट और जो तीसरा है वो है आपका दीर्घ अवधि। दीर्घ अवधि पूर्वानुमान। मध्यम मतलब बीच का, दीर्घ अवधि मतलब बहुत लंबी अवधि वाला, और अल्प अवधि मतलब कम अवधि वाला। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी 3 पार्टों में बांट लेंगे। 3 पार्टों में बांट करके बांटेंगे। राइटिंग सही आने से मैंने चौक बदल ली। तो पहला इसका अपन समय सीमा देखेंगे। समय सीमा, तो समय सीमा जो है इसकी वो 48 घंटे है या उससे कम। जो अल्पावधि पूर्वानुमान लगाया जाता है उसकी समय सीमा 48 घंटे या उससे कम समय के लिए लगाया जाता है। अब इससे जानकारी की बात करें कि किस किस चीज की जानकारी प्राप्त होती है, तो जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है तड़क झंझावात की, ओलावृष्टि की, आंधी की एवं चक्रवात आदि के बारे में हमें इससे जानकारी प्राप्त होती है। अब तीसरा स्टेप जो हम बनाएंगे वो है अपना यथार्थता। यानी ये कैसा है, उपयोगी है कि नहीं है। तो इसकी अवधि कम होती है इसलिए जल्दी परिणाम मिल जाता है, तो इसकी यथार्थता ज्यादा है। कि जैसे मान के चलो मैंने कहा कि कल आने वाले कल में पानी बरसेगा और पानी गिर जाता है तो विश्वसनीयता ज्यादा हो जाती है, यानी इसकी यथार्थता अधिक है। उसके बाद मध्यम अवधि पूर्वानुमान। तो मध्यम अवधि पूर्वानुमान को भी इसी के हिसाब से, तो समय सीमा पहली चीज, समय सीमा। तो इस मध्यम अवधि पूर्वानुमान की जो समय सीमा है वो 3 से 7 दिन होती है। 3 से 7, यानी 3 से 7 दिन के लिए लगाया जाता है। 3 से 7 दिन के लिए लगाते हैं इसको। उसके बाद इससे जानकारी क्या मिलती है तो उस जानकारी के बारे में, तो
या उपयोगी किस किस के लिए, या इसकी उपयोगिता जान लेते हैं। ठीक है, उपयोगिता। तो इसकी उपयोगिता दो लोगों के लिए, एक तो कृषि कार्यों के लिए, कृषि कार्यों के लिए, और दूसरी सेना के लिए या सैनिक के लिए, सैनिकों के लिए। ये दो लोगों के लिए बहुत उपयोगी होता है। इस प्रकार का जो मध्यम अवधि पूर्वानुमान होता है, ये दो लोगों के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसकी उपयोगिता इन दो लोगों के लिए है। अब आता है आपका दीर्घावधि। दीर्घावधि पूर्वानुमान, तो दीर्घावधि से ही हमको पता चल रहा है कि इसकी अवधि बहुत लंबी है। तो इसे भी हम समय सीमा के हिसाब से, पहली समय सीमा, तो इसकी जो समय सीमा है वो 7 दिन या उससे अधिक, यह 7 दिन या उससे अधिक समय के लिए लगाया जाता है। वो आने वाले समय 7 दिन या उससे अधिक समय के लिए लगाया जाता है। अब इससे हमें जानकारी या किसके लिए उपयोगी है ये चीज, तो जानकारी या उपयोग, जानकारी या उपयोग, यानी इसकी उपयोगिता किस किस चीजों में है। तो इसकी जो उपयोगिता है वो आपकी एक तो कृषि योजनाओं में, सबसे पहली उपयोगिता कृषि योजना। यहाँ पे हमें कृषि कार्य था, अब यहाँ पे आपकी कृषि योजनाएं बनाने। तो इसकी पहली उपयोगिता किसमें है कि आप अपने हिसाब से मौसम पूर्वानुमान के माध्यम से आपको ये पता चल जाता है कि आने वाले एक सप्ताह से अधिक का जो समय है, या एक सप्ताह में क्या पानी गिरने वाला है कि नहीं गिरने वाला है, इस हिसाब से आपको जानकारी हो जाती है। तो आप कृषि की योजनाएं बना सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज जो है आपकी सूखा। अब इससे पता चल जाता है कि आगे आने वाले समय में सूखा पड़ने वाला है या फिर बाढ़ आने वाली है। तो इस बारे में आपको जानकारी प्राप्त होती है। अतः हम लिख सकते हैं कि अल्पावधि पूर्वानुमान का जो अल्पावधि जो पूर्वानुमान है वह आगामी 48 घंटे और उससे कम समय के लिए लगाया जाता है। तभी झंझावात, ओलावृष्टि, आंधी एवं चक्रवात आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, एवं इसका समय जो है वो कम होने की वजह से यथार्थता अधिक होती है या यथार्थता ज्यादा होती है। मध्यम अवधि की वैसे लिख सकते हो, इसकी जो समय सीमा 3 से 7 दिन, यानी मध्यम अवधि पूर्वानुमान 3 से 7 दिन के लिए लगाया जाता है। इसकी उपयोगिता कृषि कार्यों एवं सैनिकों के लिए बढ़ती जा रही है। उसके बाद दीर्घावधि पूर्वानुमान, तो दीर्घावधि पूर्वानुमान एक सप्ताह या 7 दिन या उससे अधिक के लिए लगाया जाता है। इसकी उपयोगिता किसके लिए, तो इस प्रकार के पूर्वानुमान के माध्यम से कृषि योजनाएं बनाई जाती हैं एवं सूखा और बाढ़ की चेतावनियां देने में भी ये सहायक होता है। तो ये आपका मौसम पूर्वानुमान की परिभाषा एवं उसके प्रकार बिल्कुल सिंपल है। तो ये रहा आपका मौसम पूर्वानुमान के प्रकार। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे ओस के बारे में, या ओस पर टिप्पणी कैसे लिखते हैं इस बारे में जानेंगे। तो ओस कैसे बनती है एक प्रक्रिया हम इसमें समझेंगे। ओस बनने की जो प्रक्रिया है बिल्कुल सिंपल है, हम अपने तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे दिन और रात दो चीजें होती हैं, इनमें अलग अलग ताप होता है। मैं एक चित्र के माध्यम से बताता हूं। तो ये मान लीजिए इस साइड दिन है और ये इस साइड रात।
ये आपका चंद्रमा है और ये आपका सूर्य है। और ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी क्या होगा, ये जो पृथ्वी है इस पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। तो ये एक मैं पौधा बना देता हूं बड़ा वाला, तो ये आपका एक बड़ा पौधा हो गया। ये बड़ा पौधा हो गया। वो बाकी के छोटे छोटे पौधे होते हैं, यानी ये छोटे छोटे पौधे हो गए, ठीक है। और मान के चलिए ये आपका एक पत्थर हो गया, पत्थर, और ये आपकी मिट्टी है। तो क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधों एवं पत्थर या मिट्टी पर जब पड़ता है तो इनके ताप में वृद्धि हो जाती है या ताप बढ़ जाता है। जब ताप बढ़ जाता है तो ये क्या हो जाएगी, वाष्प को उत्सर्जित करेंगे, यानी इनसे फिर निकलती है वाष्प। ये वाष्प निकलती है, जल वाष्प निकलती है। अब तो दिन के समय में टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये क्या होगी, वाष्प निकलेगी। अब वही चीज हम यहां बनाते हैं, सेम ये दो पौधे हो गए, ये आपकी ज्यों की त्यों मिट्टी हो गई, वही का वही सेम, यानी यही जो है यही यहाँ हम रात में लेके आ रहे हैं। ये आप मान के चलिए दिन है और ये आपकी रात, क्योंकि चंद्रमा दिन में दिखाई तो देता है पर इसका इफेक्ट जो है वो रात को ही ज्यादा समझ में आता है, इसका जो प्रभाव वो रात में ही ज्यादा समझ में आता है। सूर्य के प्रकाश में चंद्रमा है उसका प्रभाव नहीं दिखाई देता है, उतना अधिक नहीं दिखाई देता है। तो अब दिन का ताप अधिक था, यहाँ हम लिख सकते हैं ताप अधिक। अब यहाँ पे जब सूर्य नहीं है, प्रकाश नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ताप कम हो जाएगा। तो यहाँ का ताप कैसा रहेगा, ताप कम रहेगा। अब जब ताप कम रहेगा तो जलवाष्प जो है वह ठंडी होगी, वो वायु भी क्या होगी, ठंडी होगी। यानी जब चंद्रमा रात के समय में जब निकलता है, या चंद्रमा एक रात का सूचक है, तो रात का समय जब होता है तो यहाँ का जो ताप है वो कम हो जाता है, यहाँ पे ताप बढ़ता है और यहाँ पे ताप कम हो जाता है। तो जैसे ही ताप कम होता है तो ये जो पेड़ पौधे हैं ये भी ठंडे होने लगते हैं, ये भी कैसे हो जाते हैं, ठंडे। ये पत्थर भी कैसा हो जाएगा, पत्थर भी ठंडा हो जाएगा, तो ये ठंडे होने लगते हैं। अब जब वायु, मान के चलिए ये वायु, ये है
वायु। जब यह वायु, ये तो विकिरण को त्याग करके ठंडे हो गए, जब ये वायु इन चीजों को छुएगी, पौधों को, पत्थर को, मिट्टी को, तो ये ऑलरेडी पहले से ठंडे हैं। जब ये ठंडे हैं और जब कोई चीज आकर के इनसे इनको छुएगी तो वो भी कैसी हो जाएगी, ठंडी। तो जो जलवाष्प है वो वायु को संघनित कर देती है, और जब ये संघनित हो जाती है तो ये वायु में जो उपस्थित आर्द्रता है वो आर्द्रता पेड़ पौधों के पत्तों पर जल कणों के रूप में, ये जल कण, ये सारे जल कण, जल कण जल कणों के रूप में उस पर बैठ जाते हैं। तो हम किस पे लिख रहे हैं, ओस पर टिप्पणी। तो ये जो जल कण है, यही जल कण ओस कहलाते हैं। तो बिल्कुल सरल तरीका है ये अपना कि दिन का जो ताप है रात के ताप से अधिक होता है, जिसके कारण जलवाष्प वायु को संतृप्त नहीं कर पाती। अब जैसे ही रात होती है तो रात के समय ताप कम हो जाता है, जिसके कारण रात के समय जैसे ही ताप कम होता है तो वायु जलवाष्प से संतृप्त हो जाती है। वायु जैसे ही रात को संतृप्त होती है तो वह कहाँ बैठ जाती है, पेड़ पौधों के पत्तों पर। जैसे ही पेड़ पौधों के पत्तों पर बैठती है जल कण के रूप में, तो यही जल कण जो है वो आपके ओस है। सिंपल सा तरीका, यानी ये वस्तु में विकिरण के माध्यम से टेम्परेचर को त्याग देती है। यहाँ पे ये गर्म हुई थी तो इनमें ऊष्मा थी, लेकिन जैसे ये रात में पहुंचती है तो ये विकिरण के माध्यम से ऊष्मा को त्याग देती है, जिसकी वजह से ये ठंडे हो जाते हैं। और जब ये वायु इन चीजों ठंडी चीजों को जब छूती है तो वो भी ठंडी हो जाती है और संतृप्त हो जाती है जल कणों के रूप में पौधों के पत्तों पर या घास के पत्तों पर। तो यही जल कण जो होते हैं वही आपका ओस है। बिल्कुल सरल तरीका है समझने का। ठीक है, धन्यवाद।